गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज सर्कल्स पे हमारा 4th लेक्चर है। पिछले बार हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड कुछ हमने बातें बताई थी, उस पर सवाल लगा रहे थे। 13 सवाल हो गए थे, तो आगे बढ़ते हैं उसी में। फोर्टीन्थ क्वेश्चन ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है जी, AC डायमीटर है, दिख रहा है। एंगल AED 118 डिग्री है, तो आपको एंगल DEC पता करना है। इसके अलावा आपको एंगल DAB पता करना है। तो यहां पे जो काम की चीजें हैं, देखिए क्या क्या 3 बातें हैं काम की। AC डायमीटर है, एक तो ये बात बोली है। AB और BC बराबर हैं, ये बात बोली है। एंगल AED 118 डिग्री है। ये चीजें आपको दे रखी हैं। आपसे जो पूछा जा रहा है एंगल DEC और एक एंगल DAB। तो पहले DAB बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, D को A से ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी DAB एंगल बन पाएगा। इसके अलावा हमें E को C से भी मिलाना पड़ेगा, तभी एंगल DEC हमें समझ में आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं जरा सवाल को। ये कंस्ट्रक्शन है, E को C से मिला दिया गया है, D को A से मिला दिया गया। तो यानी कि अब आपका जो एम है, एक तो ये वाला एंगल आपको पता करना है, एंगल DEC पता करना है, और इसके अलावा एंगल DAB, ये वाला एंगल पता करना है। तो चलिए एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि AC डायमीटर है। अब अगर AC डायमीटर है तो एंगल ABC कितना हुआ? 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल, तो यहां पर 90 डिग्री का निशान मैंने बना दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज AB BC बराबर दिए हुए, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो AB के सामने ये एंगल और BC के सामने ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और चूंकि इन दोनों का सम मिलकर 90 डिग्री बनेगा, तो अब ये 45 डिग्री हो गए। बिकॉज B वर्टेक्स पे 90 है, तो बचा हुआ A और C वर्टेक्स पे आपको 45 मिलने हैं। तो ये आपका 45 डिग्री यहां हो गया और 45 डिग्री यहां हो गया। ठीक है, ये आपके एंगल्स बन गए। अब इसके बाद हमें एंगल जो E वर्टेक्स पे दिया हुआ है 118 डिग्री, ये पूरा एंगल है। ये जो 118 डिग्री आपको दिख रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए AC डायमीटर है, तो E पर ये जो एंगल इधर बनेगा, इस तरफ ये अंदर बना, यहां पर 90 डिग्री बना। हाँ, और ये ग्रीन और ये 90 मिलके 118 होने। ये ग्रीन वाला जो निशान बना रखा है एंगल का, मतलब DEC, और ये 90 मिलके 118 हो रहे हैं, तो ये कितना हो गया? ये आपका 28 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज ये देखिए कि AC जो है, अच्छा अभी ये जो एंगल DEC बना, ये हमें निकालना था। एक तो यही काम था हमारा, DEC निकालना था। DEC निकाल दिया, 28 डिग्री आ गया। अच्छा अब आप ये देखिए कि DC कॉर्ड के रेस्पेक्ट में, DC कॉर्ड दिख रही है, CD DC कुछ भी कहो, उसके रेस्पेक्ट में एंगल E पे जो बन रहा है DC के द्वारा और A पे बन रहा है, ये इक्वल होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। DC कॉर्ड के रेस्पेक्ट में अगर हम सर्किल के 2 सेगमेंट्स कर रहे हैं, एक बड़ा सेगमेंट एक स्मॉलर सेगमेंट, तो बड़े सेगमेंट में E से और A से मिलाने से जो एंगल बनेंगे सेम बनेंगे। E पर बना रहा है 28 डिग्री, DC कॉर्ड 28 डिग्री बना रहा है, तो A पर भी, तो यहां पे भी तो 28 डिग्री बनाएगा। तो अब आप ये देखिए कि वर्टेक्स A पर कुल मिला के कितना एंगल बन गया? DAB 28 और 45 ऐड करो, 28 और 45 आ रहा समझ, 73 डिग्री। तो ये आपका निकल आया। तो चलिए क्या क्या लिखना है, तो चलते हैं एक तरफ से। सबसे पहले कि सिंस AC
is diameter, so it implies that angle ABC is equal to 90 degree. Angle AEC is equal to 90 degree. ये दोनों एंगल्स AB डायमीटर होने की वजह से समझ में आ रहे हैं. अच्छा, सिंस एंगल AED जो है आपका AED, ये इसको आप ब्रेक कर सकते हैं दो एंगल्स के सम के तौर पे, इक्वल्स टू एंगल AEC प्लस एंगल DEC. दिख रहा है AED एंगल जो दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल AEDC में E वर्टेक्स पे एंगल 118 डिग्री दिया है इन्होंने, वो किसके किसके सम के बराबर है, AEC और DEC के. अब ये AED तो इन्होंने हमें खुद ही 118 डिग्री बता रखा है सवाल में, हम नहीं कह रहे, यही कह रहे हैं. और AEC अभी अभी हम लोगों ने 90 डिग्री प्रूव किया है, एंगल इन्हें सेमी सर्किल इज राइट एंगल वाली बात लगा के. तो इस तरीके से एंगल DEC जो है वो हो गया हमारा 118 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो एंगल DEC इज इक्वल टू 28 डिग्री. तो ये हमारा एक टास्क था सवाल का, ये पूरा हुआ. ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि विद रेस्पेक्ट टू कॉर्ड AB कॉर्ड के AB नहीं, DC या CD को, विद रेस्पेक्ट टू कॉर्ड CD एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DEC. एंगल CAD एंगल DEC बराबर है एंगल्स इन सेम सेगमेंट वाली बात, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इस प्रॉपर्टी को हम लगा रहे हैं. तो इस हिसाब से एंगल CAD ये आपका आ गया 28 डिग्री. ठीक है, ये बात भी अभी काम में आनी है. अब इसके बाद आप देखिए, सिंस AB is equal to BC and angle ABC is equal to 90 डिग्री. AB BC बराबर है और 90 डिग्री एंगल बन रहा है B पे. इट मीन्स एंगल BAC is equal to एंगल BCA, बोथ इक्वल टू 45 डिग्रीज. आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं, AB BC बराबर हैं, ये सवाल में दिया हुआ है. तो इसका मतलब इनके सामने वाले एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे. अब ट्रायंगल ABC में B वर्टेक्स पे 90 डिग्री क्यों बन रहा है, क्योंकि AC डायमीटर है, एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल. तो यानी कि अब बचा कौन, A और C वर्टेक्स पे. ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A और वर्टेक्स C पे जो एंगल हैं वो दोनों बराबर हैं और मिलके 90 बन रहे हैं. तो ऐसे कौन सी दो गिनतियां हैं भाई जो इक्वल हों और 90 सम बनाती हों. तो 45 हैं. इसका मतलब एंगल BAC भी 45 डिग्री हो गया और एंगल BCA भी 45 डिग्री हो गया. अब हमसे पूछा गया था एंगल DAB. एंगल DAB पूछा गया है, तो आप एंगल DAB को लिख सकते हैं एंगल DAC प्लस एंगल CAB. DAB हम निकाल चुके हैं, DAC निकाल चुके हैं 28 डिग्री और ये 45 डिग्री. तो ये सॉल्व करने पर आ गया 73 डिग्री. तो हेंस
एंगल DAB इज इक्वल टू 73 डिग्री। ये हमारा दूसरा पार्ट था सवाल का। इस सवाल में यही दो चीजें पूछी हैं, तो ये भी आंसर लिख दीजिए। इसके आगे दिखाते हैं, यही दो चीजें पूछी हैं, DEC पूछा है और DAB पूछा है। क्लियर है क्या क्या किया हम लोगों ने? ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, एक फिगर दे रखी है, AB डायमीटर है, ओके, सेंटर O है, एंगल ADC 130 डिग्री दिया है। इसके अलावा कॉर्ड BC, कॉर्ड BE ये दोनों आपस में बराबर हैं। कॉर्ड BE, कॉर्ड BC आपस में बराबर हैं। आपको एंगल CBE पता करना है। ठीक है, सवाल क्लियर है? एंगल CBE पता करना है। और आप देख सकते हैं फिगर में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां पर हमें O को और इसके C से और E से मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा? रीजन है, बहुत सिंपल सा रीजन, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जरा, आप दो ट्रायंगल्स कंसीडर कीजिए। जो ट्रायंगल्स हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से? ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल OBE। देखिए ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBE। ये बात हम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं सोचो जरा। देखिए रीजन क्या है? OC इज इक्वल टू OE, बोथ इक्वल टू रेडियस। BC इज इक्वल टू BE, ये बात हमें सवाल में गिवन है। OB इज इक्वल टू OB, कॉमन साइड। कौन सा रूल लगा है? बाय SSSB। ठीक, क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये हमने यहां पर इसका रीजन मेंशन कर दिया। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल EBO। CPCT का मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल CBO एंगल EBO के बराबर है, ये आ गया। अच्छा, अब आ जाओ जरा ADCB पे। देखो ADCB दिख रहा है? ADCB is a cyclic quadrilateral। ADCB is a cyclic quadrilateral। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए एंगल एट वर्टेक्स D कितना दिया है? 130 डिग्री। अच्छा, B पे जो एंगल है यानी ये वाला एंगल, ये कितना होगा? इसका सप्लीमेंट्री होगा 130 का, यानी कि इसको आप एंगल CBO कह लीजिए। तो इससे आपको एंगल CBO मालूम चल गया। एंगल CBO इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ये आ गया। अब सिंस एंगल EBO is equal to angle CBO, it implies that angle EBO वो भी 50 डिग्री हो गया। तो आपने देखा यहां पर 50 डिग्री आया, और अभी ये जो ऊपर नीचे ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, ऊपर 50 डिग्री है तो नीचे वाला भी 50 डिग्री ही होगा। और हमसे ये B वर्टेक्स पे ही तो एंगल पूछा है। आपसे क्या पूछा है? एंगल CBE।
तो CBE का मतलब ये हो गया 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 100 डिग्री हो गया, ये आ गया। तो सिंस एंगल CBE जो सवाल में रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं एंगल CBO प्लस एंगल EBO, इट इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इट इज इक्वल टू 100 डिग्री। बस हो गया, यही सवाल था। हेंस एंगल CBO इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन? वही सब कंसेप्ट है, बार बार यूज में आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB साइड AC साइड के बराबर दी हुई है। ओके, एंगल BAC यानी टॉप वर्टेक्स पे 40 डिग्री बना हुआ है। ओके, इफ अ सर्किल पासिंग थ्रू B and C intersects AB and AC at the points D and E respectively, find angle ADE। ये पता करना है। देखो जी, क्या करेंगे हम इसमें, सवाल में इन्होंने यहां पर वर्टेक्स पे एंगल 40 डिग्री लिखा हुआ है, ये बोला ना, तो चलिए 40 डिग्री इन्होंने बताया। अब ये देखो ट्राइंगल ABC में AB साइड BC साइड के बराबर है, तो AB साइड के सामने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। अच्छा, ट्राइंगल ABC में तीनों एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है, जिसमें से A तो 40 डिग्री ले गया, अभी कितना बचा है, 140 डिग्री बचा है, इन दोनों में बराबर बांट दो तो 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, और एक मिनट, अब ये BCED क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो एंगल है जो हमसे पता लगाने को बोला गया है, ये किसके बराबर होगा, ये इस वाले से मैच करेगा, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर है, तो ये भी हो गया 70 डिग्री, बात खत्म। क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस AB इज इक्वल टू AC, AB AC दोनों बराबर हैं, तो इट मींस साइड AB के सामने वाला एंगल, AB के सामने वाला यानी कि एंगल ACB, AC के सामने वाला एंगल ABC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे से थीटा, उसको थोड़ी देर के लिए हमने बोल दिया थीटा, इन एंगल्स को थीटा मान लिया। अच्छा, एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया हुआ है सवाल में। अच्छा, इन ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वर्टेक्स A पे तो है 40 डिग्री, वर्टेक्स B पे मान लिया है थीटा, वर्टेक्स C पे भी मान लिया है थीटा, क्योंकि इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्रीज, सो थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो ये हमें मिल गया, तो इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ACB 70 डिग्री आ गया। अच्छा, अब आपको मालूम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सिंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is equal
to interior opposite angle, so it implies that angle ADE is equal to angle ECB। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस के रेफरेंस में ही बोलो, तो ADE जो एंगल है वो एंगल जो होगा वो आपका एंगल ECB के बराबर होगा। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल ADE इज इक्वल टू, और C वर्टेक्स पे आया है 70 डिग्री, तो ये जवाब हो गया, यही निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल पूछा था, तो ये एंगल जो है वो BDEC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का D वर्टेक्स पे एक्सटीरियर साइड में बनने वाला एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या प्रॉपर्टी है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर है। तो इस D वर्टेक्स के अपोजिट में C वर्टेक्स है, तो C पे अंदर की साइड में जो एंगल बन रहा होगा ये उसके बराबर होगा। तो वो 70 डिग्री प्रूव कैसे किया था हम लोग ने? ट्रायंगल के बारे में उसने बोला था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC बराबर है। तो AB AC बराबर है, तो AB के सामने वाले वर्टेक्स C पे जो एंगल बनेगा AC के सामने वाले B वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल के बराबर होगा। A पर 40 डिग्री दिया था, तो अब B और C पे जो वर्टेक्स पे एंगल बनेंगे वो दोनों इक्वल है और उन दोनों का सम मिलके 140 डिग्री है, तो ऐसे में तो 70-70 डिग्री ही हो सकता है। इस तरीके से C पे एंगल निकल आया, वही C पे जो एंगल निकला वो D पे एक्सटीरियर एंगल है। सवाल को एक बार फिर देख लीजिए क्या क्या इन्होंने कहा था। सवाल में कहा कि देखिए एक ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC बराबर हैं। एंगल BAC जो है 40 डिग्री है वही A वर्टेक्स पे। फिर ये कह रहे हैं एक सर्किल बनाया गया जो BCDE से पास हो रहा है, तो आपसे एंगल ADE पूछा गया है। आप देख सकते हैं ADE एंगल जो है D वर्टेक्स पे इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर साइड में बनने वाला एंगल है, तो वो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इनर साइड में जो अपोजिट एंगल है C उसके बराबर होगा। और C पे एंगल कैसे निकाला? ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है, इस बात की मदद से निकाला। देखिए अगला सवाल ये है, अगर एक लाइन है वो किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस के पैरेलल ड्रॉ की गई, जो इक्वल साइड्स हैं उनको कट करते हुए निकल रही है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट इट्स इक्वल साइड्स, यानी AB AC इक्वल साइड्स हैं, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रूव कीजिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है किससे? DE और BC से, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये बात आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, समझिएगा जरा, समझिए बात को। देखिए सिंस AB इज इक्वल टू AC, AB AC बराबर है, तो इसका मतलब AB के सामने वाला एंगल यानी एंगल ACB AC के सामने वाला एंगल यानी एंगल ABC, ये दोनों बराबर होंगे से थीटा। इन एंगल्स को हमने कुछ देर के लिए थीटा थीटा बोल दिया, इसको भी बोल दिया थीटा और इसको भी बोल दिया थीटा। अच्छा ठीक है, अब आप गौर कीजिए कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? DE, सिंस DE इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस BC, DE BC के पैरेलल ड्रॉ की गई, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल और ये जो एंगल है आपस में बराबर होंगे। देखिए दो पैरेलल लाइन हो और कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो अब देखिए BC और DE आपस में पैरेलल हैं, AB ट्रांसवर्सल हो गई, AB ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन DE के साथ में राइट साइड में ऊपर एंगल बना रही है, ग्रीन कलर से मार्क किया, और यही ट्रांसवर्सल BC लाइन के साथ में राइट साइड में ऊपर बना रही है, B पे जो एंगल बन रहा है आपस में बराबर होंगे। तो जब ये एंगल लिखा है थीटा, तो यहां पे भी तो लिखना पड़ेगा हमें थीटा।
नहीं, अभी इसको समझिए। तो आप कहेंगे इट इंप्लाइज दैट एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। कौन से एंगल्स हैं? ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से ये बराबर हो गए। अब जरा ध्यान दो इस बात के ऊपर, इन क्वाड्रिलेटरल DBCE, अभी हम DBCE, चार साइड दिख रही है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको। इस क्वाड्रिलेटरल में आप ये देखिए, एक्सटीरियर एंगल D, एक्सटीरियर एंगल D कितना बन रहा है? थीटा, जो कि एंगल ECB के बराबर है, यानी इंटीरियर एंगल C के बराबर है। आपको पता है कि अगर साइक्लिक होगा तो क्या होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब चूंकि ये बात मान रहा है तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तो होगा। ठीक है, ये ECB क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर हो तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक होगा। तो हेंस DBCE is a cyclic quadrilateral। क्लियर हो गई बात? नहीं, सब लोग को फिर समझिए क्या किया। AB AC बराबर थे। जब AB AC बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। तो AB के सामने जो वर्टेक्स C पे एंगल बन रहा है, AC के सामने एंगल जो वर्टेक्स B पे बन रहा है, बराबर होंगे। इनको कुछ देर के लिए हम लोग ने थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट कर लिया। अच्छा, अब DE BC के पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है। तो कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को जब इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल में यहां जो इस लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में जो एंगल बना D पर, नीचे वाली लाइन के साथ में राइट साइड में ऊपर वहां भी बन रहा है सेम एंगल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो चूंकि B पे हम लोग ऑलरेडी एक सिंबल यूज कर चुके हैं थीटा, वही सिंबल हमने D पे यूज कर लिया। तो अब आप ये देखिए कि D वर्टेक्स पे जो एंगल लिखा हुआ है थीटा, वो C वर्टेक्स पे लिखे हुए एंगल के बराबर है, और D पे जो लिखा है वो इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर की साइड में लिखा है, और C पे जो लिखा है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर लिखा है। और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं कई तरीके से। एक तो ये था कि भाई के सारे वर्टेक्स किसी सर्किल पे लाई करें, या ये था कि भाई अगर एक्सटीरियर एंगल किसी वर्टेक्स का अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स बराबर है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का। एक्सटीरियर एंगल एट D इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल एट C। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गया, क्योंकि अगर साइक्लिक ना होता तो ये प्रॉपर्टी क्यों लग रही है? साइक्लिक है इसीलिए लग रही है, इसलिए ये प्रूव होगी बात। ठीक, खैर वही फिगर थी, हम तो उसी पेज पे कर दिया। चलो नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि हो ना हो ये फिगर एक रेक्टेंगल है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। देखो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, चारों वर्टेक्स पे एंगल 90 डिग्री होता है, ये बात आपको मालूम है। तो देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है। यहां पर क्या कीजिए, अभी आप AB कॉर्ड दिख रही है, AB कॉर्ड, तो जी
सर जैसे कि एबी वो है क्वाड है, तो जैसे कि अगर उसके ऊपर एक कोई एंगल अगर हमने वो प्रूव कर दे तो सब बाकी तो सेम ही हो जाएंगे। नहीं देखिए इसमें क्या है, हम बता, हाँ ये सी भी क्वाड लेंगे, हाँ जो ए एंगल बनेगा उसको थीटा मान लेंगे, ठीक है बी एंगल को थीटा मान लेंगे, ठीक है, फिर डी ए क्वाड लेंगे, हाँ वो जो बी पे बनाएगी एंगल उसको हाँ हमने अल्फा मान लिया, उधर ठीक, अल्फा मान लिया। हाँ और ऐसे ए बी क्वाड जो होगी वो जो एंगल डी पे बनाएगी वो एंगल सी पे बनाएगी, हाँ, वैसे वो सेम एंगल वो सारी मान बातें लेंगे। सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, इसका क्या इस्तेमाल होगा? पैरेललोग्राम, कोऑर्डिनेट वो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव होगा, ये बढ़िया बात कही। देखो आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, ये बात निकल के आई, क्योंकि देखिए सवाल में जो दिया है उसी के ही तो हिसाब से चलेंगे। तो हम यहां लिखेंगे कि सिंस डायगोनल्स ऑफ quadrilateral ABCD bisect each other, it implies that ABCD is a parallelogram। ठीक है, ये बात प्रूव हो गई। अब आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सॉरी एंगल सी। जो अपोजिट वर्टेक्स पे किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट वर्टेक्स पे एंगल बराबर होता है ना, पता है बात नहीं पता? पैरेललोग्राम कोई बना के देखो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, बट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सवाल में दिया हुआ है, दिख भी रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल बने इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए तो एंगल सी के बराबर है, तो आप इसको एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या किया? आप कहेंगे भाई सिंस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्रूव कर चुके हैं अभी ऊपर हम, ये इस बात का इस्तेमाल किया हमने, तो ये देखिए आ गया 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ए ये आपका 90 डिग्री आ गया। अब एंगल एट ए 90 डिग्री हो गया, तो अच्छा एंगल ए और एंगल डी क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये वर्टेक्स ए पे 90 डिग्री आ गया। अच्छा वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी पे सेम एंगल है, तो एंगल सी भी 90 डिग्री हो गया। अच्छा, इसके बाद एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, सी नहीं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री है प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री है, तो इससे हमें प्रूव हो गया कि भाई एंगल डी जो है ये भी 90 डिग्री आ गया। अब 4 में से 3 एंगल 90 डिग्री है, तो फोर्थ भी 90 डिग्री ही होगा, तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसके बाद यहां लिखे दे रहे, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है,
4 साइड की फिगर होती है जिसके चारों वर्टेक्स पे राइट एंगल होते हैं। तो हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ये सब 90 डिग्री दिखाना है। कैसे किया? बहुत आसान सी बात है। सवाल में इन्होंने हमें जो बात बोली कि इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम की 5 मतलब कंडीशंस थी कि कोई फिगर क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम हो सकता है। उसमें 5वीं बात हमने आपको बताई थी कि जब उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो चूंकि इसके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, बस ये सुनते ही हम समझ गए कि ये फिगर जो है कोई और नहीं, ये फिगर एक पैरेललोग्राम है। अब फिर पैरेललोग्राम की जो खासियतें हैं वो लगाओ कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी पे इक्वल एंगल बनेंगे। और चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इनके एंगल्स का सम 180 डिग्री भी होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी को भी मिक्स कर दो, तो इससे एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, बट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल ए 180 डिग्री है, तो इससे एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अब चूंकि ये फिगर पैरेललोग्राम है तो वर्टेक्स ए और वर्टेक्स डी पे जो एंगल बन रहे हैं ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो वर्टेक्स ए और वर्टेक्स डी पे जो एंगल बन रहे हैं इनका सम भी 180 डिग्री होगा। वर्टेक्स ए पे 90 डिग्री प्रूव कर ही चुके हैं, तो वर्टेक्स डी पे भी 90 आ गया। अब वर्टेक्स डी पे जो एंगल होगा वो वर्टेक्स बी के एंगल के बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के। तो वर्टेक्स बी पे भी 90 डिग्री हो गया। तो सारे वर्टिसेस पे 90 डिग्री आ गया, तो फिगर रेक्टेंगल ही तो कहलाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ABCDE एक पेंटागन है जो किसी सर्किल में इंस्क्राइब्ड है। AC डायमीटर है, BC साइड जो है वो इन्होंने कहा AE साइड के पैरेलल है। देखिए वो निशान भी बना रखा है पैरेलल का। एंगल BAC 50 डिग्री दे रखा है। अब आपसे 3 चीजें यहां पे पूछी जा रही है, एक चीज और भी है। पहले तो एंगल ACB पता करना है। ACB पता करना है यानी कि आपको ये वाला एंगल पता करना है। एक तो ये सवाल है आपका। दूसरा है एंगल EDC यानी कि ये वाला एंगल पता लगाना है। एंगल BEC इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, E को मिलाना पड़ेगा, BEC। ये सब करने के बाद फिर कह रहा है कि प्रूव करो कि BE जो है वो एक डायामीटर है। ये भी प्रूव करो। BE जो है वो डायामीटर भी प्रूव करना है। 2019 बोर्ड का सवाल है। तो चलिए एक तरफ से चलते हैं सवाल में। सबसे पहले आप ये देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमने B को E से मिलाया बिकॉज BEC एंगल की बातें हो रही हैं। BEC एंगल निकालना है सवाल में। टास्क नंबर हमारा 3rd टास्क BEC है। तो जब तक B को E से और E को C से नहीं मिलाओगे तो वो एंगल कैसे क्रिएट होगा। अच्छा, अब देखते हैं जरा बहुत आसानी के साथ में। चूंकि AC डायमीटर है, इसका मतलब वर्टेक्स B पे जो एंगल बना ये 90 डिग्री बना, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B पे 90 है, A पे 50 है, तो भैया ये एंगल पता चल गया आपका 40 डिग्री हो गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, तो 50-40 मिलके ये 90 बनेगा और राइट एंगल B पे तो है ही, सब मिलके 180 हो गए। अब इसके बाद ये देखो जरा, गौर करो कि AB जो कॉर्ड है, AB कॉर्ड वो C वर्टेक्स पे 40 डिग्री बना रही है, तो AB कॉर्ड E पे कितना बनाएगी? 40। यहां पे 40 बनाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो AC क्या था? डायमीटर। तो AC के एंड्स को E पे मिलाया है, तो ये एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे 40 इधर है, तो ये क्या बचा? ये आपका बचा 50 डिग्री। तो ये भी एक टास्क था आपका कि एंगल BEC निकालो। BEC 50 डिग्री आ गया, ठीक है। BC से निकल आता, हाँ BC से भी निकल आता, सही बात है। देखो BC कॉर्ड A पे 50 डिग्री बना रहा है, तो BC कॉर्ड E पे भी 50 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये बात सही है, सीधे सीधे निकल आता। अच्छा, अब हमें यहां पर
EA और BC पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल, तो यही चैलेंज हो गया और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ देखिए, अब चूंकि ये जो है BC और AE आपस में पैरेलल हैं, BC और AE आपस में पैरेलल हैं, तो AC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल, तो यहां पर आ गया आपका 40 डिग्री। अब आप ये देखो एंगल BAE, देखो BE एक कॉर्ड तो है, दो साइड्स को मिलाया है। अब BE जो है A पे 90 डिग्री बना रही है, BE A पर 90 डिग्री बना रही है, इसका मतलब क्या हो गया, BE डायमीटर हो गई। BE को डायमीटर प्रूव करना था, तो देखिए यहां पे क्या क्या टास्क थे, ACB पता करना था, ये पता कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा अभी वो वाला पता करना है, ठीक है वो पता हो जाएगा अभी, देखिएगा अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो देखो ये जो हम लोगों ने इधर पता लगाया था, इसकी जो जरूरत नहीं थी उसको हम मिटाई दे रहे हैं, इसकी जरूरत। तो चलिए क्या क्या लिखेंगे हम, एक तरफ से चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि सिंस AC इज डायमीटर, AC डायमीटर है, इसका मतलब ये हुआ एंगल ABC ये आपका 90 डिग्री आ गया। अच्छा फिर आप देखिए नीचे जो ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A वर्टेक्स पे अंदर की तरफ 50 डिग्री लिखा हुआ है, B वर्टेक्स पर 90 डिग्री, और C पे जो एंगल है उसको हम बोलेंगे ACB, एंगल ACB। तो इस तरीके से आपको एंगल ACB पूछा था, तो ये आपका 40 डिग्री आ गया। ये आपका पहला सवाल था। ठीक, इसके बाद आप ये देखिए विद रेस्पेक्ट टू कॉर्ड BC, BC कॉर्ड के रेस्पेक्ट में हम देखें तो एंगल BEC जो निकालना भी है इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन क्या, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल BEC इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये टास्क था, ये भी पूरा हुआ हमारा। फिर आप ये देखिए हमें दिया है सवाल में कि AE इज पैरेलल टू BC। AE BC पैरेलल है, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या रीजन है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और कोई भी ट्रांसवर्सल जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनाती है वो बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपको एंगल EAC मालूम चल गया, EAC ये आपका आ गया 40 डिग्री। अब आप ये देखिए कि AEDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंस AEDC is a cyclic quadrilateral, it implies that angle EDC plus angle EAC ये मिलके 180 डिग्री होंगे। हमसे ये वाला एंगल भी पूछा था भाई, ये वाला
जो डी पे बन रहा है। अब जो ये डी पे एंगल बन रहा है ये ए पे बनने वाले एंगल का सप्लीमेंट्री होगा। आप सिर्फ AEDC तक देखिए, बस 4 पॉइंट्स। तो AEDC 4 वर्टेक्स को मिला के क्लोज फिगर बनाइए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो वर्टेक्स ए पे और वर्टेक्स डी पे जो एंगल बनेंगे ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो आप कहेंगे कि इट इंप्लाइज दैट एंगल EDC जो हमें निकालना है प्लस ये आपका 40 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे आपको एंगल EDC ये पता चल गया 140 डिग्री। ये आपका तीसरा पार्ट है सवाल का। अब आप ये देखिए कि वर्टेक्स ए पे कुल मिला के एंगल जो है आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे लिखना है इसके बाद की बात है, सिंस एंगल EAC प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो वर्टेक्स, अब ट्राइंगल EAB देखिए, तो EAB में A पे 90 डिग्री बन रहा है तो EB साइड डायमीटर ही तो हुई। तो इन ट्राइंगल EAB इसमें एंगल A जो है ये आपका 90 डिग्री है। तो इट मीन्स EB या BE इज अ डायामीटर। ये प्रूव करना था कि BE डायमीटर है। ये बात भी देखिए प्रूव हो गई। तो ये लंबा सवाल था, काफी काम थे इसके अंदर, काफी कंसेप्ट भी लगे। हाँ, कंसेप्ट भी काफी लगे। खैर चलो आगे चलते हैं। अब अगला सवाल करने से पहले जरा थोड़ा सा एक टेक्स्ट का बात है जो हम आपको समझाएंगे। सुनो जरा। क्या इक्वल आर्क्स जो होती हैं वो सर्कल के बचे हुए हिस्से पे कहीं पे भी एंगल बनाएंगी तो हमेशा बराबर बनेंगी। इक्वल कॉर्ड्स क्रिएट इक्वल एंगल्स एट एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। हम इक्वल कॉर्ड्स कहें या इक्वल आर्क्स कहें, तो यहां पर हम ऑब्लिक करके आर्क्स भी बढ़ा दे रहे हैं। आप जरा देखिए कि इसमें AB आर्क, CD आर्क और EF आर्क ये सब इक्वल हैं। ये आर्क्स सारी की सारी आपस में बराबर हैं लेंथ वाइज। तो ये जो AB आर्क है उसने सर्किल के बचे हुए हिस्से पे P पॉइंट पे एक एंगल बनाया, ये वाला एंगल। CD आर्क ने सर्किल के सर्कमफेरेंस पे Q पॉइंट पे एंगल बनाया और EF आर्क ने R पॉइंट पे बनाया। तो कहना यह है कि ये सारे एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। हम इस बात को कहें कि ये आर्क ने एंगल बनाया था या कहें कॉर्ड ने बनाया था, बात बराबर है। इक्वल आर्क्स की जो कॉर्ड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। सवाल आ रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों है? तो चलो एक जल्दी से समझ लेते हैं, लिखेंगे नहीं लेकिन समझिए दिमाग में। AB जो आर्क है अगर सर्किल के सेंटर से ज्वाइन की जाती, चलो हम सेंटर बनाए ले रहे हैं, आप 1 मिनट आपके लिए ज्वाइन करे दे रहे हैं। जैसे ये हमने AB आर्क के एंड्स को ज्वाइन किया और इस आर्क ने सर्किल के P पॉइंट पे एक एंगल बनाया है। P पे कितना बनाया है? थीटा। तो यहां पे कितना बनाती सेंटर पे? 2 थीटा। ठीक है। अब आप इसी तरीके से ये देखिए CD जो आर्क है वो सेंटर पे वो भी इतने ही बनाएगी। यहां पे इक्वल। तो जब इक्वल आर्क्स क्रिएट इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये बात क्लास 9 में पढ़ी थी। तो यानी कि CD आर्क को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, CD को सेंटर से ज्वाइन करें, तो ये यहां पर बनाएगी इक्वल एंगल 2 थीटा। तो जब ये 2 थीटा यहां बना रही है तो इस Q पॉइंट पे कितना बनाएगी? उसका आधा हो गया थीटा।
अच्छा, ई एफ आर्क ये भी सेंटर से मिलाओगे तो ये भी इक्वल एंगल बनाएगी 2 थीटा। तो इसको अगर आप कहीं और मिलाओगे तो उसका आधा बनाएगी। तो यानी कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो किसी भी पॉइंट से मिला दो इक्वल एंगल बनाएगी। इसी तरीके से बोल सकते हैं इक्वल आर्क्स क्रिएट इक्वल एंगल्स। कई आर्क्स हैं इक्वल लेंथ की हैं तो सर्किल पे कहीं भी मिलाओगे इक्वल एंगल बनाएंगी। बहुत काम की बात है। अगला सवाल जो हमारा अभी होगा उसमें ये बात काम में आएगी। चलो देखो ये सवाल है, इसमें इसको यूज होना है। सवाल ये है कि कुछ आर्क्स हैं आपस में बराबर हैं, ए बी, बी सी, सी डी। ठीक है, ए बी आर्क, बी सी आर्क, सी डी आर्क सब आपस में बराबर हैं। एंगल ए बी सी कुल मिला के 132 डिग्री दे रखा है। फिगर में देखिए 132 डिग्री दे रखा है। अब आपको क्या क्या पता करना है? एक तो आपको यहां पे पता लगाना है एंगल ए ई बी, यानी कि ये वाला एंगल पता लगाओ, ये वाला एंगल। ठीक है, और क्या पता करना है? एंगल ए ई डी, ए ई डी यानी कि ये पूरा एंगल पता लगाओ, ये पूरा एंगल ए ई डी। और क्या पता लगाओ? एंगल सी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल। सवाल समझ में आया? देखो जरा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो ए बी, बी सी और सी डी सभी बराबर हैं। सुनो, सिंस देखो तो ये सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये दे रखा सवाल में। इट इंप्लाइज दैट ये जो ए बी, बी सी और सी डी हैं इन सभी को ई पॉइंट पे मिलाओ तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये सब बराबर होंगे से थीटा, थीटा कह लो इसको। तो यानी कि ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक, अब आ जाओ कि ए बी सी ई, ए बी सी ई फिगर को देखो। ए बी सी ई क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी ई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका मतलब एंगल एट बी इज इक्वल टू एंगल एट ई। क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन वर्टेक्स पे एंगल देखना, बी पे 132 डिग्री बन रहा है। सॉरी, ये इक्वल नहीं लिखना चाहिए था मुझे, इनका सम 180 डिग्री लिखना चाहिए था। प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 132 डिग्री प्लस यहां पे कितना बनेगा? ई पर कितना एंगल लेंगे? 48। अरे भाई इसी के टर्म बताओ। 2 थीटा, 2 थीटा के 3 थीटा के सिंगल थीटा। हाँ, ए बी सी ई, ए बी सी ई को लॉक करो। ए बी सी ई से तो ई वर्टेक्स के अंदर कितना बन रहा है? अंदर जो है 2 थीटा बन रहा है। 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। दिस मीन्स 2 थीटा is equal to 48 degree. So this means theta equal to 24 degree. ये आ गया थीटा। अब चलो सवाल में क्या क्या पूछा है। हेंस देखो, सबसे पहला पार्ट पूछा था एंगल ए ई बी। पहला पार्ट क्या था? देखो इसमें एंगल ए ई बी कितना दिख रहा है? ए ई बी, ए ई बी कितना मार्क किया? थीटा मार्क किया और थीटा है 24 डिग्री। ठीक है, तो एक तो ये आपका जवाब हो गया। फिर दूसरा पार्ट पूछा है एंगल ए ई डी। ए ई डी कितना दिख रहा है? 3 थीटा। तो 3 इंटू 24 डिग्री
कितना हो गया 24 का ट्रिपल 72 डिग्री, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका हो गया। और क्या पूछा है, एंगल COD पूछा है। देखो एंगल COD जो होगा एंगल CED का डबल होगा। अगर CD आर्क वर्क करो, CD आर्क जो है ये CD आर्क सर्किल के बचे हुए पार्ट पे यानी कि E पर एंगल बना रही है आपके सामने, उस एंगल का डबल तो बनेगा। तो यहां पे बनेगा 2 थीटा। तो एंगल COD इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल CED। तो ये 2 टाइम्स थीटा यानी कि 2 इंटू 24 डिग्री, तो ये आ गया 48 डिग्री। ये 3 एम थे सवाल में। ओके देखिए 21 में क्या कर रहे हैं, 2 सर्कल्स हैं ABCD ABEF, आपस में AB पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जैसा कि दिख रहा है। आपको प्रूव करना है कि CD लाइन जो है वो EF लाइन के पैरेलल है। CD लाइन EF लाइन के पैरेलल है, ये बात प्रूव करनी है। सवाल समझ में आ रहा है? अच्छा देखो जी, सवाल में दिया है ये आपस में इन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको CD EF के पैरेलल दिखानी है। CD अगर EF के पैरेलल दिखानी है तो हमें यहाँ पर जो एंगल C और एंगल D है, देखिए अगर CD पैरेलल है, अगर ये CD लाइन अगर EF लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया कि DF अगर एक ट्रांसवर्सल मान लें तो एंगल F और एंगल D का सम 180 डिग्री आना चाहिए। चलो ऐसा करो कि ABCD, देखो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये पहला वाला जो सर्किल है वो ABCD पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल B से थीटा, इस एंगल को। तो ये वर्टेक्स D पे जो एंगल बन रहा है, ये सप्लीमेंट्री होंगे, बराबर कहां से होंगे। एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला एंगल। इसको ऐसा करते हैं, इसको पूरी बात देखिए वरना कंफ्यूजन होगा क्योंकि बी पे कई एंगल बन रहे हैं। तो अगर आप इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए, ठीक है, डी पे मान लिया हम लोगों ने थीटा, तो ये एंगल मान लिया मैंने थीटा। तो बताओ मुझे ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। अच्छा तो let angle ADC is equal to theta, so it implies that angle ABC is equal to 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्टेक्स पे एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अब जरा आ जाओ दूसरे वाले सर्किल पे, ABEF एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अच्छा ABEF is also a cyclic quadrilateral, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटीरियर एंगल एट B इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल एट F, P पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वही F पे, तो यानी कि ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू
F को बोलेंगे हम एंगल AFE। तो यानी कि इस जगह पे भी हमारे पास जो एंगल बना वो आपका 180 डिग्री माइनस थीटा बना। ठीक है, अब देखिए ये जो दो लाइंस हैं CD और EF, दो लाइंस हैं, इन लाइंस को DE ये DF लाइन कट कर रही है। तो कोई दो लाइंस को एक लाइन कट करे तो वो जो एंगल बनाएंगे उसके साथ में वो क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो अभी जो हमने थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम करने पर 180 डिग्री आ रहा है। ये कहां पे होता है? पैरेलल लाइंस में तो होता है। तो अब आप ये देखिए कि सिंस angle CDF and angle EFD are co-interior angles, since angle CDF plus angle EFD is equal to theta plus 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये सॉल्व करने पर आ गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि CD EF के पैरेलल है। CD इज पैरेलल टू EF। प्रूव्ड। मैं एक बात अलग से भी आपको समझाता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्या लिखा है, कुछ कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों के दिमाग में, जरा बात समझते हैं। देखो ये दो लाइंस हम बना रहे हैं, ये दो लाइंस हमने खींची। अब क्या है कि अगर कोई भी एक लाइन इन दोनों को कट करे तो ये जो लाइन है, जैसे इसको हम कह रहे हैं लाइन L, ये लाइन M और ये लाइन P है। तो आप देख रहे हैं कि लाइन P जो है लाइन L को और लाइन M को दोनों को कट कर रही। तो ये लाइन इन दोनों लाइंस के रेस्पेक्ट में ट्रांसवर्सल कहलाएगी। बच्चे क्या सोचते हैं सिर्फ पैरेलल लाइन होगी तभी कोई कट करे उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। दो लाइंस को एक लाइन कॉमनली कट करे, मतलब ये जो लाइन है ये पहले वाले को भी कट करी और सेकंड वाले को भी कट करी। तो ये लाइंस, तो ये जो लाइन L है, लाइन P लाइन L को भी कट कर रही है और लाइन M को भी कट कर रही है। आप देखिए ये इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है, एक मिनट, इस पॉइंट पे कट कर रही है, इसको यहां पे कट कर रही है। तो अब यहां पे क्या है, देखिए इस जगह पे चार एंगल्स बने, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ऐसे ये यहां पे 1 2 3 और ये 4। थोड़ा सा टेक्स्ट का पार्ट है क्योंकि ये बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को, तो मैं क्लियर कर दूं जरा। इसको हम एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 माने ले रहे हैं। ठीक है, तो लाइन, पहली बात तो यह है कि लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल फॉर लाइंस L एंड M, राइट। अब यहां पर क्या है कि जो ट्रांसवर्सल है वो पहली वाली लाइन के साथ में चार एंगल बना रही है और इन चार एंगल को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्क करेंगे। एंगल 1 क्या है, ट्रांसवर्सल के राइट में है और लाइन L के ऊपर है। इसी बात को फॉलो करते हुए लाइन M में कौन सा एंगल है जो ट्रांसवर्सल के राइट में हो और लाइन M के ऊपर हो, तो वो कौन सा एंगल है, एंगल 5। तो एंगल 1, एंगल 5 एंड एंगल 5 आर
ये क्या कराएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है करस्पॉन्ड करना। अब ये नहीं है कि ये बराबर होंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं। अगर ये लाइन L लाइन M आपस में पैरेलल होती तो करस्पॉन्डिंग होते। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों? एंगल 2 क्या कह रहा है, मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं, तो एंगल 6 कह रहा है मैं भी हूं। एंगल 2 कह रहा है मैं लाइन L के नीचे हूं, तो वो कह रहा है मैं लाइन M के नीचे हूं। तो एंगल 2 एंगल 6 का जो पेयर है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, आपस में बराबर नहीं है। ये मैं सोचूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं जब ये दो लाइंस लाइन L लाइन M आपस में पैरेलल होती तो बराबर होते। हाँ, पेयर जरूर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद आता है दूसरी चीज, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट में क्या है, पहली लाइन कह रही, देखिए एंगल 1 क्या कह रहा है, मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं। तो ऊपर जो 4 एंगल बने उसके मुकाबले में नीचे जो 4 एंगल है उसमें से इसके उल्टी बात कहेगा कौन? उसने एंगल 1 ने कहा मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं, लाइन के ऊपर हूं, लाइन L के ऊपर हूं। अब इसकी बिल्कुल उल्टी बातें बोलो, मैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हूं, लाइन M के नीचे हूं। तो ऐसा कौन कह रहा है? 7वां एंगल, एंगल 7। जो 7 लिखा है जहां पर मैंने, वहां पे जो एंगल बन रहा है एंगल नंबर 7, ये क्या कर रहा है, मैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हूं। एंगल 1 क्या कर रहा था, मैं राइट में हूं। ये क्या कह रहा है, मैं लेफ्ट में हूं। अल्टरनेट में उल्टी बात करेंगे। और वो कह रहा है मैं लाइन के ऊपर हूं, ये कह रहा है मैं लाइन के नीचे हूं। तो यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 7 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। इक्वल हैं ये नहीं कह रहा हूं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर है। ऐसे ही एंगल 2, एंगल 2 क्या कर रहा है, मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं, लाइन के नीचे हूं। तो इसका उल्टी बातें क्या हुई, मैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हूं, लाइन के ऊपर हूं। तो वो ऐसा कौन कह रहा है, एंगल 8 कह रहा है। ऐसे ही एंगल 3, उधर 3 वाला क्या कह रहा है, मैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हूं। तो इधर कौन कहेगा, मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं। वो कह रहा है मैं लाइन के नीचे हूं, लाइन L के नीचे हूं। तो यहां कहेगा मैं लाइन के ऊपर हूं। ऐसा कौन कह रहा है, 5। तो एंगल 3 एंगल 5 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट है। अगर ये लाइन L लाइन M आपस में पैरेलल होती तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर भी होते। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल समझ में आ गया। अब इसके बाद यहां पर आप ये देखिए कि एंगल 2 और एंगल 5 है, ये को इंटीरियर, को का मतलब होता है सेम, इंटीरियर माने अंदर की तरफ। तो एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल्स। मतलब एक ही तरफ है और अंदर की तरफ है। ऐसे आप देखिए एंगल 3 एंड एंगल 8 आर को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंगल 8। इसी तरीके से एंगल 1 एंड एंगल 6 आर को एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 4 एंड एंगल 7 आर को एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये दो लाइंस, लाइन L लाइन M अगर पैरेलल होते तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री आता, को एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री आता। ठीक है, अब चूंकि हमने तो ये ऐसे ही फिगर बना दी, अगर पैरेलल बनाते तो जो जो पेयर्स में हमने करस्पॉन्डिंग बोला वो आपस में बराबर होते। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होता। ये तभी होता जब ये लाइंस पैरेलल होती। सिमिलरली ऑल्टरनेट एंगल्स भी आपस में बराबर होते। सिमिलरली
को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री बनता, को एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपस में 180 डिग्री बनता। तो ये अब सवाल में पीछे आ जाओ जरा वापस। आप देखो ये जो सवाल हम कर रहे थे इसमें आप ये देखिए CD और EF दो लाइंस हैं, DE एक ट्रांसवर्सल है, DE ट्रांसवर्सल है। अब DE ट्रांसवर्सल ने CD लाइन के साथ में एक एंगल बना रखा है, किससे डिनोट किया हम लोगों ने, थीटा से। DE ने उधर वाली लाइन के साथ में बनाया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। दोनों लाइंस के अंदर हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हैं, और इनका सम करने पर 180 डिग्री आ रहा है। थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा को ऐड करो, 180 डिग्री आएगा। अब आपको पता है कि अगर पैरेलल होती हैं तब को इंटीरियर का सम 180 डिग्री आता है। चूंकि एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब है कि ये को इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये जो है आपस में पैरेलल है लाइंस। को इंटीरियर्स का अगर पैरेलल होती ही तो को इंटीरियर्स का सम 180 डिग्री होता। अब चूंकि यहां पे को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जैसे कि प्रूव करने को बोला। आई होप ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, को इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, उनके सम 180 डिग्री होने की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। ये तो इसी के लिए फिगर तैयार की थी हमने। हाँ, ये सवाल देखिए 22, बहुत अच्छा है। एक सवाल में दिया है कि एक इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये आपस में बराबर हैं, ये इन्होंने बताया। तो प्रूव करो कि ये जो आपका ट्रेपेजियम है ये साइक्लिक है। सवाल क्लियर है? देखो जी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मैंने इसके लिए फिगर बनाई है। ये इसका नाम रख लेते हैं A B C D। ठीक है, ये साइड इसके बराबर इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखी है, ये इसके पैरेलल है, ये बात भी इन्होंने हमें बता रखी है। ठीक, अच्छा अब आप ये देखिए, हमने यहां पे A पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर गिराया और B पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराया। अच्छा, ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, हाइट। पैरेलल लाइंस के बीच का गैप बराबर होता है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये जो दो ट्रायंगल बने, इसका नाम रख लेते हैं चलिए E, इसको ले लेते हैं F। ट्रायंगल AED, ट्रायंगल BFC आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, कोई शक? कोई शक नहीं, ठीक है। क्यों? RHS रूल। दोनों राइट एंगल्ड हैं, दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर हैं, ये तो खुद ही इन्होंने बोला, AD और BC बराबर हैं, और इसके अलावा एक साइड इनकी आपस में मैच कर रही है, AE साइड BF साइड के बराबर है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे यहां पे, ट्राइएंगल AED is congruent to triangle BFC by RHS rule। RHS रूल क्यों लग रहा है ये एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं। राइट एंगल्ड हैं दोनों, दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर हैं, और एक साइड इक्वल है, AE BF बराबर है। ठीक, तो जब ये बराबर हैं तो सुनिए जरा ध्यान से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, किसके द्वारा, CPCT के द्वारा। तो इट मींस एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF इक्वल टू थीटा। लेट इसको मान लो थीटा, मान लो ये एंगल हो गया थीटा और ये एंगल हो गया थीटा। तो यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90, इधर यहां पे ये 90। और कहेंगे क्यों 90?
क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो जब यहाँ 90 है तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल हुआ, को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो यहाँ पे 90, अगर यहाँ 90 है तो वहाँ पे भी तो 90 ही होगा। बिल्कुल। अभी देखो जरा बात को यहाँ तक समझो जरा। अब ये देखो जरा कि ये कुल मिला के ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल थीटा प्लस 90 डिग्री हो गया। अच्छा, और ये पूरा एंगल यहां कितना हो गया, थीटा प्लस 90 डिग्री। अच्छा, अब जरा आप एक क्वाड्रिलेटरल पकड़ लो, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल तो है ना। इस क्वाड्रिलेटरल, अच्छा एक मिनट, ये थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा उधर आ जाएगा, पैरेलल है तो उसको निकाल लेंगे हम। हाँ देखिए, दूसरी चीज, ये एंगल कितना होगा, अंदर था थीटा तो यहां पे कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। फिर ट्रायंगल ए डी ई में आ जाओ, ए पे कितना माना था थीटा, ए पे माना था थीटा हमने, तो हमको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको एक मिनट हम इसको मिटा दें। ये 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे है, ट्रायंगल के अंदर का एंगल है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस क्वाड्रिलेटरल में वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी पे एंगल्स का सम देखिए। अच्छा, अब देखिए कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल एट बी प्लस एंगल एट डी निकालें। बी पर कितना है थीटा प्लस 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स बी पे कुल मिला के अंदर जो एंगल बन रहा है कितना थीटा प्लस 90, और डी पे कितना बन रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐड करके देखो कितना आ गया 180 डिग्री। ये थीटा और माइनस थीटा कट गए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्टेक्स पे एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसी को तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके नहीं, वो तो एक सर्किल से पास होता है, चलो सर्किल से पास होता है, फिर उसके बाद क्या पढ़ाया था, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो जब ए बी पे और डी पे एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं हुआ। तो इट इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, ये भी बात आपकी प्रूविंग हो गई इसकी। चलो नेक्स्ट, इस सवाल में देखिए क्या कर रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें AB साइड है 6 सेंटीमीटर, AD साइड है 8 सेंटीमीटर, डायगोनल BD है 10 सेंटीमीटर। एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। ओके, आपको क्या क्या प्रूव करना है, एंगल DAC ओके, एंगल DBC के बराबर है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं ऑल्सो कंप्यूट द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट CD इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। देखो जी, बहुत आसान सा मामला है। पहली चीज तो हम पेरीमीटर की ही बात कर लें। अब देखिए ट्रायंगल BCD दिख रहा है, BCD में ये खुद कह रहे हैं एंगल BCD 90 डिग्री है, इस जगह पे इन्होंने 90 डिग्री बताया हुआ है, देखो। तो जब ये 90 डिग्री है तो ट्रायंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। BD 10 है, ये 5√3 है। ट्रायंगल BCD में एंगल C जो है 90 डिग्री है। इट इंप्लाइज दैट BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से।
अब BD कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC साइड अभी मालूम नहीं है और DC साइड है 5√3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर BC स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आपको BC साइड जो है वो आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 75 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो आपको इससे BC साइड पता चल गई, BC साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका जो है लास्ट वाला जो पार्ट है कि इसका आपको ABCD का पेरीमीटर बताना है, तो आपको AB, BC, CD, DA सभी साइड्स पता चल चुकी हैं, वो पार्ट तो हो जाएगा। चलो बात की बात है। अब यहां पर आइए, इन्होंने कहा एंगल DAC, प्रूविंग की बात है। अच्छा, वो साइड्स के मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं, तो हम नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। आप जरा ट्रायंगल ABD देखिए जरा, ABD। इस ABD में जो लॉन्गेस्ट साइड है, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि BD साइड लॉन्गेस्ट है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है? 10 का स्क्वायर तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करो तो ये आ गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो जो बाकी दो साइड्स बची हैं इनके स्क्वायर्स का सम करें अगर हम लोग, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे भैया? राइट एंगल ट्रायंगल में तो होता है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 और 8 का स्क्वायर का सम करोगे तो यानी कि यहां पर क्या एंगल आ गया? 90 डिग्री आ गया। हम लोगों ने उल्टा हम लोग गए इसमें। नहीं वो तो हम, चलो वो भी अपनी जगह। अब आप ये देखो कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में आप ये देखो एंगल A प्लस एंगल C, ये निकालो। एंगल A है 90 डिग्री, एंगल C है 90 डिग्री, ये तो भैया 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral। तो ABCD क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अब एक सर्किल होगा जो ABCD से पास हो रहा होगा, ठीक है? तो विद रेस्पेक्ट टू कॉर्ड CD कॉर्ड होगी इसमें क्या भाई? एक जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो कोई सर्किल पास हो रहा होगा, उस सर्किल में CD कॉर्ड भी होगी, और इस कॉर्ड के एंड्स को A पे और B पे मिलाएंगे तो सेम एंगल बनेगा। A पे और B पे। हाँ, तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। कौन सी बात लगी? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये बात प्रूफ करनी थी भाई, ये आपकी बात प्रूफ हो गई। देखिए क्या इन्होंने कहा था, मैंने कहा प्रूफ कीजिए एंगल DAC। देखो जरा, एंगल DAC एंगल DBC के बराबर होगा। अब इसके बाद पेरीमीटर पूछा, चलो पेरीमीटर यहीं निकाल ही देते हैं।
पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल ABCD का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB है 6 सेंटीमीटर, BC अभी हमने निकाली थी 5 सेंटीमीटर, CD है 5√3 सेंटीमीटर और DA है 8 सेंटीमीटर। तो ये 19 प्लस 5√3 सेंटीमीटर। इसमें √3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी उसको सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये अब आखिरी सवाल पे आ गए हम लोग। इसमें 2016 का भी सवाल है। ये क्या कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिख ही रहा है। इसमें PQ साइड को आगे बढ़ाया, SR साइड को आगे बढ़ाया, जाके T पे इंटरसेक्ट कर गए। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल TPS ट्राइंगल TRQ के सिमिलर है। तो चलो पहले सिमिलर की बात कर लें। जरा गौर करो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो T पर बनने वाला ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये वाला एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो चलो अगर हमने इसको अल्फा से डिनोट किया तो ये भी अल्फा हो गया। सिमिलरली R वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगर इसको बीटा कह रहे हैं तो ये भी बीटा हो जाएगा। और बस इतना ही काफी है। आप देखिए कि ट्राइंगल या इन ट्राइंगल TSP, कौन कौन से बोले, जो नाम इन्होंने बोले वही लिख लेते हैं हम, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने बोले हैं TPS और TRQ। चलो TPS एंड ट्राइंगल TRQ। TPS ट्राइंगल में P वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल TPS इज इक्वल टू, और TRQ में एंगल TRQ के ही बराबर है, एंगल TRQ। क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इस प्रॉपर्टी को लगाया हम लोगों ने। एंड एंगल TSP यानी कि अल्फा वाला जो है इज इक्वल टू एंगल TQR। सेम रीजन जो यहां लिखा है। हेंस बाय एंगल रूल ट्राइंगल TPS इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो नाम लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, T का करस्पॉन्डेंस T से ही है, T पे एंगल कॉमन है, सेम एंगल बन रहा है। इसमें P पे जो एंगल बन रहा है, बड़े ट्राइंगल में P पे जो एंगल बन रहा है वो उसमें R पे बन रहा है, तो ठीक है R। और तीसरा लेटर Q बचेगा, तो उसमें सोचना ही नहीं है हमें। ये आपको प्रूव करना था, पहला पार्ट था, ये आपका प्रूव हो गया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब आइए इसमें और क्या कहा है। अच्छा, ये सब मेजरमेंट्स दे रखे हैं, इसमें आपसे पूछा। अब देखो, जब हमने सिमिलैरिटी लिख ली तो हम कह सकते हैं इसमें कि TP अपॉन TR इज इक्वल टू PS अपॉन RQ इज इक्वल टू TS अपॉन TQ। क्या क्या बना हुआ है इसमें उन्होंने TP 18 है, लिख लो कहीं भी जल्दी से। तो ये दिए हैं, TP है 18 सेंटीमीटर, TR है 6 सेंटीमीटर, RQ है 4 सेंटीमीटर, PS, TS, TQ ये सब हमें नहीं मालूम।
अब पूछ क्या रहा था, इसने पूछा है हमसे फाइंड एसपी। एसपी मतलब पीएस, एसपी एक ही बात है। तो देखो इसमें ये शुरू के जो ये 4 हैं इनसे ही निकल आएगा 4 टर्म्स। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करें, इसके बाद यहाँ सॉल्व करने जगह, या ऊपर ले लेते हैं 1 मिनट, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो 18 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PS अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 6 से ये 3 बार कटेगा इसको, तो PS जो है वो आ गया 12 सेंटीमीटर। PS बोलो SP बोलो एक ही बात है, ये आ गया। अब इसके बाद इन्होंने सवाल में ये कहा है, लास्ट पार्ट ये है इसका, कि फाइंड द एरियाज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता करना है। अगर आपको ट्रायंगल PTS का एरिया 27 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, सुनो ऐसे नहीं, एक बात आपने पढ़ी होगी कि सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज का रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल TPS। एरियाज का रेशियो क्या होता है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड आप TP और T, देखो छोटे वाले ट्रायंगल को हमने ऊपर लिखा है, तो उसकी जो साइड है वो TR है, TR, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड है उधर TR के करस्पॉन्डिंग कौन थी, TR के TP है, तो TP इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये अब ट्रायंगल TRQ का एरिया हमें नहीं मालूम, और ट्रायंगल TPS का एरिया उन्होंने हमें 27 शायद बता रखा है। ट्रायंगल TPS, हाँ वही PST बोलो TPS बोलो एक ही बात है, 27 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। इधर TR है 6 सेंटीमीटर और इधर है 18 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ अपॉन 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 6 18 को कट करेगा 3, तो 1/9 आ जाएगा इधर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ वो आ गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल TRQ है इसका एरिया 3 है, बड़े ट्रायंगल का एरिया आपको 27 दे रखा है। अब आप ये देखिए, हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े ट्रायंगल में से अगर हम स्मॉलर ट्रायंगल को हटा दें तो यही तो बचेगा। तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल TPS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल TRQ। तो ये 27 था स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, और ये अभी अभी निकाला है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये देखिए आ गया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तीसरा पार्ट था सवाल का, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे इस टॉपिक पे जो सॉल्व एग्जांपल्स थे वो पूरे हुए। अभी इसके बाद हमारा थर्ड राउंड सर्किल का शुरू होगा, जिसमें टेंजेंट प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगी और उसके सवाल। सब इजी है, अभी तक भी तो इजी था। हाँ लंबा चैप्टर है, अभी मेंसुरेशन भी लंबा है। ये चैप्टर 2 चैप्टर हैं जो काफ़ी लंबे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को करने के बाद उनको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है, इसके पहले वाली एक्सरसाइज के भी अभी तक किसी ने मुझे कोई डाउट नहीं बोले। सेकेंड एक्सरसाइज, अब ये वाला जो है इसकी एक्सरसाइज लगाइए। इसके पहले वाला चैप्टर जो था हाइट्स एंड डिस्टेंस, उसका किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मोड में हैं मुझे लग रहा है।
कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे, नहीं पढ़ेंगे कोई डाउट नहीं आएंगे भाई। मोर स्टडी मोर डाउट्स, नो स्टडी नो डाउट्स, तो लगी कुछ ऐसी रहा है, नो स्टडी नो डाउट वाला हिसाब है। तो डाउट्स पूछिए, डाउट सेशन रखें हम, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जल्दी से कोर्स ख़त्म करके फिर आप लोगों के हम कुछ प्री बोर्ड्स लें, ठीक है। तो इसलिए इसके जितने भी सवाल एक्सरसाइज के ट्राई कीजिए, नहीं निकले कोई चिंता नहीं, हम बताने के लिए हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, बट आप पहले आप खुद ट्राई कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई बातों के साथ में।